हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हम बनाएंगे अनंत रेखीय आवेशित चालक तार को लेंगे जो कि अनंत लंबाई का हो और वह क्या हो, आवेशित हो। मतलब अनंत रेखीय आवेशित चालक तार को हम यहाँ पर बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से, एक तार है, ये तार पतला सा तार है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रेखीय। एक रेखा के रूप में है, पतला सीधा इस तरह से। और ये जो दोस्तों तार है, ये तार है अनंत लंबाई का। मतलब इधर भी अनंत तक है, हम मान के चल रहे इधर है प्लस इन्फिनाइट तक ऊपर की तरफ, और ये तार नीचे की तरफ भी अनंत तक है, मतलब ये है माइनस इन्फिनाइट तक। ये जो हमने रेखीय तार लिया है, ये रेखीय तार ऊपर की तरफ भी अनंत तक है, जिसको हम प्लस इन्फिनाइट माने हैं, और यही रेखीय चालक तार नीचे की तरफ भी अनंत तक है, जिसको हम नीचे की तरफ माइनस इन्फिनाइट तक मान रखा है। अब देखिए, ये जो है ये है आवेशित, मतलब इस पर जो है आवेश है। हम मान लेते हैं दोस्तों इस पर जो है प्लस आवेश है। तो इसी को दोस्तों हम बोलेंगे अनंत रेखीय आवेशित चालक तार। चूँकि ये अनंत तक है, ऊपर भी अनंत तक है और नीचे की तरफ भी अनंत तक है, चालक तार पर प्लस आवेश उपस्थित है, तो हम बोलेंगे अनंत रेखीय आवेशित चालक तार। इसको, ये जो अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार है, आवेशित चालक तार, इससे हम मान लेते हैं कि r दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर दोस्तों हमको विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र जो है वो हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से किस तरह से ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस तार से उस बिंदु P तक की दूरी हम मान लेंगे, वो कितनी है, छोटी r। जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, r है। और इसी बिंदु पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है। हम इस P बिंदु पर गॉस का नियम लगाना चाहें तो इस P बिंदु पर हम अभी गॉस का नियम नहीं लगा सकते हैं। इसका नियम उस बिंदु पर लगेगा जो बिंदु एक गॉसीय पृष्ठ के अंदर में उपस्थित हो। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये बिंदु P जो है वो एक बंद सतह के अंदर नहीं है। इस बिंदु P पर गॉस का नियम लगाएंगे तो इस बिंदु P को हमको एक बंद सतह से बंद करना पड़ेगा। मतलब एक गॉसीय सतह से इसको हमको बंद करना पड़ेगा। गॉस का नियम वहाँ पे लगता है दोस्तों जहाँ पर एक बंद सतह हो। तो हम इस P बिंदु पर अभी गॉस का नियम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो P बिंदु है, ये P बिंदु कोई भी बंद सतह के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर गॉस का नियम लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस P बिंदु को एक गॉसीय सतह से बंद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इस P बिंदु को हमको एक गॉसीय सतह से बंद करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, हम इसको बंद करते हैं।
आप देख सकते हैं दोस्तों, ये P बिंदु जो है, ये P बिंदु, ये जो हमने गॉसीय सतह बनाया है, एक बेलन के रूप में लिया है। गॉसीय सतह ये ज़रूरी नहीं है कि गॉसीय सतह सिर्फ एक गोला के रूप में हो। गॉसीय सतह एक बेलन के रूप में भी हो सकता है, एक सिलेंडर के रूप में भी हो सकता है। ये P बिंदु को हमने एक गॉसीय सतह बना करके, ये P बिंदु को हम इस गॉसीय सतह से, इस बेलन से इसको हम क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। तो गॉस का नियम उस बिंदु पर लग सकता है जो बिंदु एक गॉसीय सतह के अंदर उपस्थित हो। तो आप देख सकते हैं साफ साफ, ये जो P बिंदु है, ये P बिंदु अब इस बेलनाकार गॉसीय सतह, इस बेलनाकार गॉसीय सतह के अंदर आ चुका है। अब हम इस बिंदु P पर गॉस का नियम हम लगा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो हमने बेलनाकार भाग बनाया है, ये है गॉसीय सतह। ये गॉसीय सतह में, बेलनाकार भाग में 3 पार्ट है। ये जो हमने गॉसीय सतह लिया दोस्तों, इस गॉसीय सतह का भी 3 भाग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला भाग आप देख सकते हैं, ये जो हमला वृत्त वाला पार्ट, दूसरा ये भी है एक वृत्ताकार पार्ट, ये तीसरा ये जो हमने लिया है, ये जो है ये है वक्रित भाग, ये तीसरा भाग है। मार्कर एक बेलन के रूप में है जैसा यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए ध्यान से, इस मार्कर में भी आप देख सकते हैं, इस मार्कर में भी आप देख सकते हैं, इसका भी 3 पार्ट है। पहला पार्ट ये देख रहे हैं, एक वृत्ताकार पार्ट है, दूसरा यहाँ पर भी देख सकते वृत्ताकार भाग है, एक और होगा तीसरा भाग, ये देखिए ध्यान से, ये वक्रित, इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं ये कैसा है, वक्रित है, वक्र है, वक्रित भाग है। घर के अंदर 3 पार्ट है, पहला वृत्ताकार भाग, दूसरा ये भी वृत्ताकार भाग, तीसरा ये वक्रित भाग, ये वक्रित भाग, ये वाला जो भाग है ये वक्रित भाग। तो 3 भाग है। जब इसका 3 भाग है तो फ्लक्स भी 3 तरह से आएगा। अगर हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो पहले नंबर में फ्लक्स इसके लिए निकालेंगे हम, दूसरे नंबर में इसके लिए भी फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद तीसरे नंबर में इसके लिए भी हमको फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तब जाके दोस्तों तीनों फ्लक्स को अगर हम जोड़ देंगे तब मेरे पास टोटल फ्लक्स आएगा। सबसे पहले हम इन दोनों का फ्लक्स निकालेंगे, फिर एक वक्रित भाग का फ्लक्स निकालेंगे और सभी तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ने से ये होगा कि हमको नेट फ्लक्स तीनों सतह पर निकल करके आ जाएगा, मिल जाएगा। तो इसको अगर एक इस तरह से लिखें, पहला, दूसरा और ये तीसरा, एक बार फ्लक्स ये सतह पे निकालेंगे, दूसरा बार में फ्लक्स यहाँ निकालेंगे, तीसरा बार में फ्लक्स इस सतह का निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर हम क्या करें, इस एरिए को अगर हम ए माने तो इस एरिए का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं यहाँ पर, और ये क्या होगा, टीए। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इससे पिछले वाले वीडियो में, अगर कोई एक बड़ा सा एरिया है ए, इस एरिए का एक अगर छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पर, तो इसको दोस्तों हम मानते हैं डी ए। डी का मतलब छोटा सा, ए मतलब एरिया, मतलब कि इस बड़ा सा एरिया का, ए का, ये हुआ डी मतलब छोटा सा हिस्सा, डी ए मतलब छोटा सा। ठीक है, अगर कोई तुम्हारे पास इस तरह से एक सतह दे दिया गया, एरिया ए, तो इस छोटे से इस एरिए का, ए का क्षेत्रफल सदिश, क्या अगर हम बात करें क्षेत्रफल सदिश का, तो क्षेत्रफल सदिश दोस्तों होता है इस सतह के, इस एरिए के लंबवत
ऊपर की तरफ, सतह के लंबवत ऊपर की तरफ होगा। और इसको दिखाएंगे कैसे, यहाँ से ए लेंगे और इस पर हम एक वेक्टर चिन्ह लगाएंगे। उसी तरह से दोस्तों ये छोटा सा एरिया हमने लिया है, इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल सदिश दोस्तों होगा ऊपर की तरफ, क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ होगा। और इसको हम दिखाएंगे कैसे, यहाँ से जो भी तुम्हारे पास एरिया है DA उसको लिखेंगे और उस पर हम एक वेक्टर चिन्ह को लगाएंगे। ये होगा ऊपर की तरफ दोस्तों क्षेत्रफल सदिश। किसका क्षेत्रफल सदिश होगा, इस छोटे से एरिया DA का क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ DA वेक्टर। ठीक है, तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा एरिया है DA, इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस छोटे से एरिया के लंबवत ऊपर की तरफ। और इसको हम दिखाएंगे कैसे, यहाँ से लेंगे हम DA और इस पर हम एक वेक्टर चिन्ह को लगाएंगे, वो हो जाएगा DA वेक्टर। उसके बाद दोस्तों एक और होता है विद्युत क्षेत्र। बहुत बार इसको हमने बताया है, विद्युत क्षेत्र, जिसको हम E से सूचित करते हैं। विद्युत क्षेत्र है ये प्लस आवेश से होती है दूर और माइनस आवेश की होती है करीब। इस प्लस आवेश के कारण यहाँ पर इस छोटे से सतह से, छोटे से एरिया से विद्युत क्षेत्र E होगी दूर, इधर होगी ऐसे, इसको हम बोलेंगे E वेक्टर। फिर से एक बार समझ लेते हैं दोस्तों, ये जो पूरा है वृत्तीय भाग, इस वृत्तीय भाग के पूरे एरिया को हमने A माना और इस पूरे एरिया का हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया, इस पूरे से क्षेत्रफल का एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया, उसको हम माने हैं DA। मतलब कि अगर इस पूरे से एरिया का हम छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, छोटा सा एरिया लेंगे, तो उसका नाम होगा DA। तो ये क्षेत्रफल सदिश जो भी एरिया होता है आपके पास, छोटा सा एरिया, उसके लंबवत होती है बाहर की तरफ इस तरह से। तो छोटा सा एरिया DA का क्षेत्रफल सदिश इस छोटे से एरिया के होगा लंबवत बाहर की तरफ DA वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप दोस्तों कि इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ इस तरह से DA वेक्टर। तो इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल सदिश इस छोटे से एरिया के लंबवत ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ। और इसको दिखाए हम कैसे, जो भी एरिया के लंबवत है क्षेत्रफल सदिश, उस एरिया को लिए और उस पर हम एक वेक्टर चिन्ह लगाए हैं, DA वेक्टर से सूचित करते हैं। चूँकि ये DA के लंबवत है इसलिए हम DA लिए, उस पर हम एक वेक्टर चिन्ह को लगा दिए। अब हमने ये भी पढ़ा था कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है उसको हम E से दिखाते हैं और वह प्लस आवेश से क्या होती है, दूर होती है, E। ठीक है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तार पे जो है दोस्तों, ये तार पर प्लस आवेश है। जब प्लस आवेश है तो इस छोटे से एरिया से, इस छोटे से भाग से विद्युत क्षेत्र E वो होगी दूर, ऐसे। क्यों होगी दूर, है कि यहाँ पर प्लस आवेश है। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E वो होती है दूर इस तरह से, इस छोटे से एरिया से। ये जो है E वेक्टर और ये जो है DA वेक्टर, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन चुका है। तो यहाँ पर थीटा बराबर लेंगे हम 90 डिग्री। अब हम देखेंगे दोस्तों, ये वाला जो है नीचे जो ये वृत्ताकार भाग है, इस भाग का हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे इसको हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान से देखिए, इसका भी कुछ ना कुछ अपना एक क्या होगा, एरिया होगा। उस एरिया को हम A मानते हैं और इस एरिया का हम एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं DA। ठीक है, ये छोटा सा हिस्सा है, इस छोटे से हिस्से को हम बोलेंगे DA। इस छोटे से एरिया के
क्षेत्रफल सदिश होगा दोस्तों, क्षेत्रफल सदिश देखिए ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, होना चाहिए इस सतह के क्या, लंबवत। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश दोस्तों इस छोटे से एरिया के लंबवत बाहर की तरफ होगा इस तरह से। इस सतह के क्षेत्रफल सदिश जो है दोस्तों इस छोटे से एरिया डीए के लंबवत होगा बाहर की तरफ इस तरह से। और इसको हम दिखाएंगे कैसे, यहाँ से हम लिखेंगे डीए और इस पर हम एक वेक्टर चिन्ह को लगाएंगे। ठीक है, तो इस छोटे से एरिया डीए का क्षेत्रफल सदिश जो है इस सतह के लंबवत होगा बाहर की तरफ, इसको दिखाएंगे हम डीए वेक्टर से। और हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र ई वो प्लस आवेश से क्या होती है, दूर होती है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं ये जो प्लस आवेश है आपके पास, इस प्लस आवेश के कारण इस सतह से, इस छोटे से सतह से विद्युत क्षेत्र होगी दूर बाहर की तरफ। इसको हम ई, इसको हम ई वेक्टर से दिखाएंगे, सूचित करेंगे। ये जो है ई वेक्टर और ये जो नीचे की तरफ है सतह के लंबवत डीए वेक्टर, इन दोनों के बीच आप साफ साफ देख सकते हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो थीटा बराबर है 90 डिग्री यहाँ पर भी। अब देखिए दोस्तों, अब हम ये तीसरा सतह का बात करेंगे। ये तीसरा सतह जो है, ये जो वक्रित सतह है, ये जो वक्रित सतह है, ये वक्रित सतह तीसरा सतह का अपना कुछ ना कुछ एरिया होगा ए। और यहाँ पर ये बात याद रखना, ये एरिया को हम ए से दिखाया है, इसको भी ए से दिखाया है। ये दोनों एरिया तो बराबर है, लेकिन ये एरिया इन दोनों के बराबर नहीं है। हम दिखा रहे हैं ए से, लेकिन ये बात याद रखना है कि ये तीनों एरिया आपस में बराबर नहीं है। हाँ, बराबर हो सकता है ये एरिया और ये एरिया, क्योंकि दोस्तों ये दोनों एरिया जो है एक वृत्ताकार एरिया है, वृत्ताकार भाग है। तो इसका एरिया बराबर हो सकता है, लेकिन ये जो बेलनाकार है वक्रित भाग है, इसका एरिया, ये जो तीसरा एरिया है, तीसरा भाग है वक्रित भाग, ये वक्रित भाग, इसका एरिया हमने ए माना है। इस एरिया का हम एक छोटा सा हिस्सा इस पी बिंदु पर लेंगे। पी बिंदु पर, ये जो पी बिंदु है, इस बिंदु पी पर ये वक्रित भाग का ए का हम एक छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पर। इसको दोस्तों हम मान रहे हैं डीए। ये एरिया जो है इस तरह से रखा हुआ है, तो ये एरिया के क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ होगा इस तरह से। उसी तरह से दोस्तों ये जो एरिया है कुछ इस तरह से है, तो इस एरिया के क्षेत्रफल सदिश इस सतह के लंबवत नीचे की तरफ होगा इस तरह से। इसका क्षेत्रफल सदिश होगा ऊपर की तरफ ऐसे, इसका क्षेत्रफल सदिश होगा नीचे की तरफ कुछ इस तरह से, लंबवत इस तरह से। ठीक है, लेकिन इस बार ये जो सतह है आपके पास, ये सतह कुछ इस तरह से है, तो इस सतह का क्षेत्रफल सदिश इस सतह के लंबवत होगा बाहर की तरफ कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके लंबवत बाहर की तरफ होगा क्षेत्रफल सदिश इधर। ठीक है, तो इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल सदिश होगा इस सतह के लंबवत बाहर की तरफ इधर से। और ये जो छोटा सा एरिया है, इस छोटे से एरिया के लंबवत है ये, तो इसको दिखाएंगे कैसे। ये छोटा सा एरिया लेंगे डीए और उस पर हम एक वेक्टर चिन्ह लगाएंगे। जिस भी एरिया के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश, वो एरिया को हम लेते हैं डीए को और उस पर हम एक वेक्टर चिन्ह लगाते हैं, तो वो कहलाता है दोस्तों इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल सदिश। हम बात कर रहे हैं
विद्युत क्षेत्र, जैसा कि हमने बताया कि प्लस आवेश के कारण वो होती है दूर, तो उसी तरह से दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये जो है सारा का सारा प्लस आवेश है। तो इस प्लस आवेश के कारण इस छोटे से एरिया से विद्युत क्षेत्र जो होगा वो इस छोटे से एरिया से बाहर की तरफ होगा। क्या कि हम पढ़ चुके हैं कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होती है, बाहर की तरफ। इस छोटे से एरिया से इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र वो होगी बाहर की तरफ। इसको हम दिखाएंगे कैसे, इसको हम दिखाएंगे यहाँ से ई लिखेंगे और उस पर हम एक वेक्टर चिन्ह लगाएंगे। ये जो डी वेक्टर है और ये जो ई वेक्टर है, इन दोनों की दिशा एक ही तरफ है। जब दोनों की दिशा एक ही तरफ हो तो दोनों के बीच एंगल थीटा होता है 0 डिग्री। अब हम निकालेंगे टोटल फ्लक्स। अब देख टोटल फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे। यहाँ से टोटल फ्लक्स जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो गॉसीय सतह हमने लिया है, ये गॉसीय सतह यहाँ पर 3 सतह में बट गया है। तो इस तीनों सतह का हम फ्लक्स निकाल करके आपस में जोड़ेंगे, तब जाकर इन तीनों सतह का एक नेट फ्लक्स टोटल फ्लक्स फाई निकलेगा। ठीक है, तो इस टोटल फ्लक्स फाई के लिए हमको इस सतह का फ्लक्स और इस सतह का फ्लक्स और ये जो वक्रित सतह है इसका फ्लक्स, इन तीनों का सतह का फ्लक्स निकाल करके आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ से फ्लक्स टोटल फ्लक्स निकलेगा। सबसे पहले फ्लक्स लेंगे फाई वृत्ताकार भाग के लिए। और ये जो वृत्ताकार भाग है दोस्तों, ये 2 ठो है, आप देख सकते हैं। तो ये जो वृत्ताकार फ्लक्स होगा ये भी होगा डबल। एक वृत्ताकार भाग का फ्लक्स निकाल करके अगर हम 2 से गुना कर दिए तो वह इन दोनों वृत्ताकार भाग का फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, प्लस अब हम फ्लक्स देखेंगे। ये जो आपके पास है ये वक्रित भाग, मतलब कि ये वाला जो भाग है, ये वाला इस वक्रित भाग का हम फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स लिखेंगे वक्रित भाग का। अब देखिए यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा 2 का, तो 2 रखेंगे। ये जो वृत्ताकार भाग का फ्लक्स निकलेगा, सबसे पहले दोस्तों हम इस छोटे से भाग का फ्लक्स निकालेंगे। वृत्ताकार भाग का तो फ्लक्स निकालेंगे, लेकिन हम इस छोटे से भाग का सबसे पहले हम फ्लक्स निकालेंगे। तो छोटे से भाग का फ्लक्स हो जाएगा दोस्तों, छोटे से भाग का फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल भी छोटा सा है, इसीलिए हम ये जो वृत्ताकार भाग का फ्लक्स निकालेंगे वो भी एक छोटा सा निकलेगा। तो हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे वहाँ पर डी फाई। कौन सा भाग का, वृत्ताकार भाग का। अब देखिए वक्रित भाग, ये जो वक्रित भाग है, इस वक्रित भाग का एक छोटा सा एरिया का डीए का फ्लक्स लिख रहे हैं। तो इस छोटे से एरिया का फ्लक्स भी दोस्तों होगा छोटा सा डी फाई। कौन सा भाग का, वक्रित भाग का, वक्रित भाग का। ये जो वृत्ताकार भाग था, इस वृत्ताकार भाग का हम एक छोटा सा एरिया का, छोटा सा भाग का फ्लक्स को देख रहे हैं। तो हम इस वृत्ताकार भाग का एक छोटा सा फ्लक्स लेंगे डी फाई, देख रहे हैं। तो इस वृत्ताकार भाग के छोटे से एरिया का फ्लक्स भी, वृत्ताकार भाग का
छोटे से एरिया का फ्लक्स भी दोस्तों आएगा छोटा सा। छोटा सा फ्लक्स के लिए, छोटा सा के लिए हम क्या लगाते हैं, डी। डी का मतलब हो गया छोटा सा फ्लक्स। किस भाग का, वृत्ताकार भाग का। ये जो वक्रित भाग है, इस वक्रित भाग के एरिया ए का एक छोटा सा एरिया लिया है डी ए, तो इस छोटे से एरिया का फ्लक्स भी होगा डी फाई, वक्रित भाग का। अब देखिए ये जो छोटे से एरिया का फ्लक्स निकला है डी फाई, ये वृत्ताकार भाग का ये छोटा सा हिस्सा डी ए क्षेत्रफल का छोटा सा फ्लक्स जो आया है डी फाई वृत्ताकार भाग का, ये छोटे से भाग का फ्लक्स डी फाई। ठीक है, अब हम चाहते हैं दोस्तों इस छोटे से एरिया का फ्लक्स तो निकल गया डी फाई, हम चाहते हैं इस पूरे वृत्ताकार भाग का, पूरे एरिया का वृत्ताकार भाग का फ्लक्स निकालना। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमको डी फाई वृत्ताकार भाग का फ्लक्स निकला है, इस डी फाई का हम कर देंगे समाकलन। समाकलन करने से ये होता है कि इस छोटे से एरिया का जो भी फ्लक्स होता है डी फाई, अगर उसका हम समाकलन कर देते हैं तो हमें इस पूरे सतह का फ्लक्स ज्ञात हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो छोटा सा फ्लक्स निकला है डी फाई वृत्ताकार भाग पर छोटे से एरिया के लिए, तो इस छोटे से एरिया के लिए जो फ्लक्स निकला है, हमको पूरे एरिया के फ्लक्स को निकालने के लिए हमको इस छोटे से एरिया का फ्लक्स डी फाई का हमको समाकलन करना पड़ेगा। तो 2 का तो 2 रखेंगे और हम समाकलन कर देंगे। किसका समाकलन करेंगे, जो छोटा सा फ्लक्स निकला है डी फाई, और हम किसके लिए देख रहे हैं, हम देख रहे हैं वृत्ताकार भाग के लिए, प्लस और ये जो डी फाई है इस छोटे से भाग के लिए निकला है डी फाई। ये छोटा सा भाग है, इस वक्रित एरिया ए का छोटा सा एरिया डी ए, इसका फ्लक्स है डी फाई। अब हम इस छोटे से एरिया का फ्लक्स निकाल चुके हैं डी फाई। अब हम चाहते हैं दोस्तों हम इस पूरे वक्रित भाग का फ्लक्स को निकालना। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास छोटे से एरिया का फ्लक्स निकला है डी फाई, ये डी फाई वक्रित भाग का फ्लक्स, इस डी फाई वक्रित भाग के फ्लक्स को हम कर देंगे समाकलन। ये जो डी फाई है कौन सा भाग है, वक्रित भाग। तो इस वक्रित भाग छोटे से एरिया का फ्लक्स का हम कर देंगे समाकलन। अब हमें इस पूरे से एरिया का फ्लक्स निकल गया। समाकलन करने से दोस्तों पूरे एरिया का फ्लक्स ज्ञात हमें हो जाती है। तो यहाँ से फाई बराबर आ जाएगा मेरे पास तो यहाँ से अब लिख सकते हैं कि फाई बराबर, यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंटू इंटीग्रेशन, ये जो डी फाई है वृत्ताकार भाग का, इसका सूत्र होगा दोस्तों, ये जो डी फाई है इसका सूत्र यहाँ पर होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये जो डी फाई है इसका सूत्र होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, और ये जो फ्लक्स हम निकाल रहे हैं, ये फ्लक्स निकाल रहे हैं वृत्ताकार भाग पर। उसके बाद ये जो फ्लक्स हमने निकाला है, ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी फाई का, इस डी फाई का सूत्र होगा दोस्तों, इस डी फाई का सूत्र होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो इस डी फाई का सूत्र हम लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर,
और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वक्रित भाग के लिए, वक्रित भाग के लिए हम देख रहे हैं। तो यहाँ से फ्लक्स आ जाएगा फाई बराबर 2 का 2 इंटू इंटीग्रेशन। अब देखिए इसको यहाँ से ई लिखेंगे और इसको हम डॉट को हटाएंगे और सिंपल हम डी ए लिखेंगे और इन दोनों का वेक्टर चिन्ह को भी हटा देंगे। जब इन दोनों का वेक्टर चिन्ह हटा देंगे और इन दोनों के बीच ये जो डॉट है इसको भी हटा देंगे तो यहाँ पर आता है कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ से ई का ई लिखेंगे, वेक्टर चिन्ह हटा देंगे, यहाँ से वेक्टर चिन्ह हटा देंगे, सिंपल क्या लिखेंगे हम डी ए, यहाँ से ई लिख दिए, यहाँ से डी ए लिख दिए। इन दोनों के बीच ये डॉट चिन्ह को हटाएंगे जैसे, तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा। और ये हम किस भाग के लिए देख रहे हैं, हम देख रहे हैं वृत्ताकार भाग के लिए, वृत्ताकार भाग के लिए। और इसको हम देख रहे हैं ये जो ये है वक्रित भाग के लिए, वक्रित भाग के लिए। फाई बराबर आ जाएगा 2 का 2 रखेंगे इंटू इंटीग्रेशन वृत्ताकार भाग, वृत्ताकार भाग, यहाँ से लिखेंगे हम ई, यहाँ से लिखेंगे हम डी ए और यहाँ से दोस्तों आ जाएगा कॉस। और ये देखिए वृत्ताकार भाग में थीटा कितना था, ये जो वृत्ताकार भाग है इस वृत्ताकार भाग में ये जो थीटा है, थीटा का मान है 90 डिग्री। तो ये जो वृत्ताकार भाग है इसमें थीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा ई डी ए और ये है वक्रित भाग, वक्रित भाग। वक्रित भाग में ये जो थीटा है, मतलब यहाँ जो कॉस आएगा, ये जो थीटा है, थीटा इस वक्रित भाग में निकला था, थीटा का मान 0 डिग्री। तो यहाँ पर ये थीटा के जगह हम रखेंगे 0 डिग्री। तो यहाँ से फाई बराबर आ जाएगा दोस्तों 2 का 2 इंटू कॉस 90 का वैल्यू होता है दोस्तों 0, और ये 0 होने से ये टोटल जो भाग है आपके पास वृत्ताकार भाग, इसका मान टोटल मान आ जाएगा 0। ठीक है, आप देख सकते हैं कॉस 90 का वैल्यू होगा दोस्तों 0। तो 0 जब मान होगा इसका तो इस 0 को इससे गुना करेंगे तो होगा क्या 0। 0 का इंटीग्रेशन कितना होगा 0 और 0 को 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 0। मतलब ये टोटल मान ही कितना हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस का प्लस और यहाँ से आ जाएगा दोस्तों, बचेगा मेरे पास वक्रित भाग, वक्रित भाग। वक्रित भाग यहाँ से आ जाएगा ई, यहाँ से आ जाएगा डी ए और कॉस 0 का वैल्यू होता है दोस्तों 1। कितना होता है 1। तो यहाँ से फाई बराबर आ जाएगा 0। इस 0 को यहाँ से हम हटा देंगे, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ से सिर्फ बचेगा वक्रित भाग, यहाँ से सिर्फ बचेगा वक्रित भाग का इंटीग्रेशन। यहाँ से ई और डी ए को, इन दोनों को 1 से गुना करेंगे आ जाएगा ई डी ए। और किस भाग का है, ये है वक्रित भाग का। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ से क्या होगा, फाई बराबर आ जाएगा इंटी, ये जो ई है ई हो जाएगा बाहर, ई को यहाँ से हम बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा डी ए। किस भाग का है ये, आप देख सकते हैं वक्रित भाग। तो यहाँ पर अब हम बार बार नहीं लिखते हैं, काहे कि वृत्ताकार भाग जो है वो कट चुका है, इसीलिए अब जो भी बचा है वो बचा है वक्रित भाग। इसीलिए इसको अब हम यहाँ से हम बार बार नहीं लिख रहे हैं इसको वक्रित भाग को। तो यहाँ से
फाई बराबर ई का तो ई होगा, ये जो डी ए है, डी ए का समाकलन दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि अगर तुम्हारे पास कहीं पर डी एक्स है तो इस डी एक्स का समाकलन होता है दोस्तों एक्स। उसी तरह से दोस्तों ये जो डी ए है, डी ए का समाकलन होगा ए। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 नाम दे रहे हैं। अब हम गॉस के नियम से फ्लक्स को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब जो है वो गॉस के नियम से हम फ्लक्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो गॉस का नियम होता है दोस्तों फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गॉस का नियम। हम बहुत बार देख चुके हैं कि फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये जो सिग्मा क्यू लिखा है, इस सिग्मा क्यू का मतलब होता है ये पूरा का पूरा जो गॉसीय सतह बनाया है, इस सतह के अंदर कुल कितना आवेश है उसका मान होता है सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू का मतलब ये जो हमने गॉसीय सतह बनाया है, ये टोटल इस गॉसीय सतह के अंदर भीतर कुल कितना आवेश है वो सिग्मा क्यू के बराबर होता है, मतलब कि सिग्मा क्यू का मान होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिग्मा क्यू का वैल्यू लिखेंगे। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, ये जो है आपके पास अनंत लंबाई के चालक आवेशित रेखीय तार, ये अनंत लंबाई तक है, इसका लंबाई है अनंत, इन्फिनाइट। ठीक है, चूँकि ये अनंत लंबाई तक है तो इस पर हम ये नहीं बता सकते हैं कि इस तार पर कुल कितना आवेश है, ये हम नहीं बता सकते हैं। जब हम नहीं बता सकते कुल कितना आवेश है, तब हम इस सिग्मा क्यू का वैल्यू यहाँ पर हम एग्जैक्ट मान नहीं बता सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इस सिग्मा क्यू का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस अनंत लंबाई के तार पर टोटल आवेश सिग्मा क्यू के वैल्यू निकालने के लिए हम परिभाषित करते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इस रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्ब्डा से सूचित करते हैं और ये बराबर होता है आवेश बटे लंबाई के। ये जो तार है अनंत लंबाई का तार है, इस अनंत लंबाई के तार पर कितना आवेश उपस्थित है हम ये नहीं बता सकते यहाँ पर, क्योंकि ये तार जो है अनंत लंबाई का है, तो इस पर कितना आवेश है ये एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ को परिभाषित करते हैं, उसका नाम है रेखीय आवेश घनत्व। इसको हम दोस्तों लैम्ब्डा से सूचित करते हैं और ये बराबर होता है आवेश बटे लंबाई के। मतलब कि लैम्ब्डा बराबर सूत्र होगा, आवेश को हम क्यू से दिखाते हैं, फिर बटे लंबाई है, तो इस तार की लंबाई अनंत है, उसको हम कितना मान रखें L, तो यहाँ से लंबाई को लिखेंगे L। और चूँकि हमको आवेश चाहिए, Q का मान चाहिए, यहाँ से Q टोटल आवेश चाहिए Q, तो Q आवेश का मान यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, Q को 1 से गुना करेंगे आ जाएगा Q बराबर लैम्ब्डा को L से गुना करेंगे आ जाएगा लैम्ब्डा इंटू L। तो देख सकते हैं आप, इस निकला है आवेश, टोटल आवेश वो निकला है दोस्तों, आवेश बराबर निकला है लैम्ब्डा इंटू L, लैम्ब्डा L। तो यहाँ पर
ये जो कुल आवेश बोल रहा था, ये जो सिग्मा क्यू, मतलब कि कुल आवेश का मान हमको मांग रहा था, आवेश क्यू का वैल्यू टोटल का, वो बराबर हो जाएगा आवेश कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एल हैं। फाई बराबर सिग्मा क्यू का वैल्यू दोस्तों आ गया लेमडा इंटू एल। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं लेमडा इंटू एल बटे क्या, एप्सिलॉन नॉट। इसको दोस्तों हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम समीकरण 1 तथा 2 से लेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 में, अब देखिए समीकरण 1 के लेफ्ट में भी फाई है और समीकरण 2 के लेफ्ट में भी फाई है, तो दोनों का लेफ्ट देख सकते हैं आप बराबर है, तो इसका राइट और इसके राइट, इन दोनों का राइट भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से ये जो E इंटू ए है बराबर होगा लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से लिख सकते हैं E इंटू ए बराबर लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट के। जो एरिया है, ये एरिया है दोस्तों इस वक्रित, ये जो वक्रित भाग है इसका एरिया है ए, मतलब कि ये जो घुमावदार है भाग एरिया है, इसका एरिया है ए। यहाँ पर जो है एरिया ए, ये एरिया इस वक्रित भाग का एरिया है, घुमावदार भाग का एरिया है। तो इस वक्रित भाग का एरिया होता है दोस्तों, यहाँ से ई लिखेंगे, इस वक्रित भाग का एरिया होता है दोस्तों 2 पाई आर, जो कि तार की लंबाई एल है, तो इस सिलेंडर की भी लंबाई या ऊंचाई वो भी कितनी होगी, एल होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 2 पाई आर और यहाँ से आ जाएगा एल। एल क्या है, एल है तार की लंबाई। जितनी तार की लंबाई होगी दोस्तों उतनी ही इस सिलेंडर की ऊंचाई भी होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये तार की लंबाई हमने एल माना है, तो इस सिलेंडर की भी ऊंचाई कितनी होगी, एल होगी। तो इस वक्रित भाग का एरिया, जो वक्रित भाग का एरिया होता है, वक्रित भाग का एरिया ये होता है 2 पाई आर, और यहाँ पर ऊंचाई होता है, ऊंचाई किसके बराबर है, एल के बराबर है। तो बराबर यहाँ से आ जाएगा दोस्तों लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से ये देख सकते हैं 2 पाई आर एल, ये यहाँ पर किस में गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो यहाँ से ई बराबर आ जाएगा लेमडा एल बटे, ये टोटल का टोटल भाग गुना में इधर आएगा तो भागा में, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ साइड कर लेंगे, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से ई लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे लेमडा एल और 2 पाई, इस 2 पाई के साथ हम एप्सिलॉन नॉट को ले लेंगे यहाँ से, और ये आर इंटू एल को हम साइड में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ई बराबर इसमें और इसमें, इन दोनों में अंश तथा हर में, इन दोनों में हम 2 से गुना और 2 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, इसमें। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है हम 2 से गुना करते हैं, तो हो जाएगा क्या 2 पाई एल बटे, नीचे जब 2 से हम गुना करेंगे, 2 पहले से हैं, 2 से जब गुना करेंगे 2 गुना कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आ जाएगा आर इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ से ई बराबर आ जाएगा दोस्तों 2 लेमडा एल बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। अब देखिए इसको गुना में हम 1 लिख सकते हैं,
इस एक के साथ हम ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका बराबर होता है के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के लिख देंगे और इस 2 को हम आगे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे हम लेमडा, और यहाँ पर भी L, यहाँ पर भी L है, तो ये L से L क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा नीचे दोस्तों, वो बचेगा सिर्फ R। तो ये है विद्युत क्षेत्र बराबर 2K λ/R। ये हमको निकला है मान, ये निकला है अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र इस P बिंदु पर। ठीक है, इस P बिंदु पर निकला है विद्युत क्षेत्र हमें E बराबर 2K λ/R। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।